बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 3 में लास्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात की थी, ठीक है जी। और जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे और उसका फॉर्मेट जो है वो हम सोल ट्रेडर वाला फॉलो करेंगे। जैसे कि कहाँ गया यार, ये वाला, ठीक है। जब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना होगा तो बस हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। सबसे पहले क्या आ जाएंगी, एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स में नॉन करंट एसेट लिखेंगे, ठीक है। और एसेट आपको नॉर्मली यही वाले नज़र आएंगे, यही वाले होंगे। फिर हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे जी, और करंट एसेट बस यही वाले आएंगे, इनके अलावा उम्मीद है कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग, एडिशनल, पे प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को लेस कर देंगे अगर हुआ तो, ड्राइंग्स माइनस करके ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल इधर आ जाएगा। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी ऐड करेंगे, फिर करंट लाइबिलिटी ऐड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल, और वहां से टोटल एसेट, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, टोटल एसेट और इक्विटी एंड लाइबिलिटी दोनों हमेशा बराबर आएंगे। अगर बराबर आएंगे तो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी, टैली हो जाएगी, ठीक है जी। और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक हो गया जी। चल, इसकी बेसिस के ऊपर आपको मैंने कहा था सारे क्वेश्चंस की आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के लेकर आनी है। होप्स आप लोगों ने बनाई होगी, ठीक है जी। 1 बाय 1 मुझे बस आंसर लिखवा दें, और अगर आप चाहते हैं सर आप एक आधा कर दें तो फिर मैं एक आधा सॉल्व कर देता हूँ जिनमें आपको प्रॉब्लम आई होगी। सारे हो गए थे, सारों के मुझे 1 बाय 1 सारों के मुझे 1 बाय 1 आंसर लिखवाइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं ना ये। क्वेश्चन नंबर 5, पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जी बताएं, टोटल एसेट बता दें, बाकी तो वो बराबर आ ही होगा। 1623, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, इसका आंसर क्या आया, 148390 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 119746 आंसर आ गया। ओके 199 है, ठीक है, 199746। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जी 262142। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 156, ठीक है जी। सारे हो गए जी, ओके। किसी एडजस्टमेंट में कोई मसला हो, कोई मसला नहीं है, ऑल क्लियर। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, अगर ये ऑल क्लियर हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाए जनाब। पार्ट ए हमारा हो गया, अब इसका एक पार्ट बी है, यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने, फिर चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट बी में सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का जिक्र तो चैप्टर 1 में मैंने कर दिया था। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी है, इनकम और एक्सपेंस की, ठीक है जी। तो वो कौन सी होंगी, ये कुछ नाम लिखे हुए, ये पढ़ लीजिएगा। ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इनमें या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ठीक है जी। तो मॉनिटरी इम्पैक्ट और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। ये हमने बात की है, जितनी भी हमने डबल एंट्री की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या रहता है, सिंपल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिंपल ट्रांजैक्शंस क्या होती है, सिंपल ट्रांजैक्शन क्या मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑन कैश और क्रेडिट,
कैश और क्रेडिट के ऊपर जो भी हम खरीदेंगे बेचेंगे वो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास सिंपल ट्रांजैक्शन आ जाती है। कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट खरीदा और एसेट इंस्टॉलमेंट पे खरीदा, अब हर महीने इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना जा रहा है, अब ये कैलकुलेट करना सिंपल तो नहीं है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये एज अ कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आ जाती है। ठीक है जी, तो ट्रांजैक्शंस क्या होगी, कम्प्लेक्स भी होगी। ठीक है, जैसे कि सेलिंग एन आइटम थ्रू एजेंट इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आ गया, यहां तक है मसला। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी होती है और ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। वन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है जो हमने कभी कभार करनी होती है, रोज रोज नहीं करनी होती। आप क्या रोज रोज मोबाइल खरीदते हैं, रोज रोज मोबाइल खरीदते हैं, यस बिल्कुल, हाँ नशा करके आए हम सुबह सुबह, हमें पता नहीं हमने क्या बोलना है। भाई आप रोज मोबाइल खरीदते हैं, हम तो इतने अमीर नहीं है, कोई भी नहीं खरीदता होगा, एलॉन मस्क भी रोज मोबाइल नहीं खरीदता होगा, आप रोज मोबाइल खरीद लेते हैं। और सुन तो ले, क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी, हाँ हम रोज मोबाइल खरीदते हैं जी, नहीं खरीदते जी, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, वन ऑफ। हम रोज फर्नीचर खरीदते हैं घर का, रोज घर में सोफा आ रहे होते हैं, चेयर आ रही होती है, इतना तो कोई अमीर बंदा भी नहीं करता, क्या ख्याल है, जरदारी साहब भी ऐसे बिलावल भुट्टो भी नहीं करता होगा, क्या ख्याल है। ठीक है जी, तो वन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या, कंपनी रोज रोज मशीन खरीदेगी, आज मशीन आ रही है, कल फिर मशीन आ रही है, परसों फिर मशीनें आ रही हैं, क्या ख्याल है, रोज रोज बिल्डिंग खरीदेगी जी, तो ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है जी, तो वन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या जी, रिलेटेड टू फिक्स एसेट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट क्या हो गया जी, वन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया जी। तो वन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या जी, बाइंग एंड सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट को तो आप जानते हो कि नहीं जानते, नॉन करेंट एसेट को फिक्स एसेट कहते हैं। क्लियर, और फिर ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस क्या होंगे जी, जी रोजाना रोजाना ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन तो रोजाना ट्रांजैक्शन होंगी जी, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी। बोले 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 फिर मैं जी 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 बोले बोले बोले, ठीक है, और इसके अलावा हिम्मत करें और बोलने की, और हिम्मत करें जी, जी भाई बिल रोज तो नहीं आता पर हर महीने तो आता है, तो फिर ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन है, हर महीने मशीन तो नहीं आएगी, वो हर महीने आएगी तो ऑनगोइंग है। और सेल महीने बाद करोगे, सेल नहीं कर लो, कोई नहीं कर लो, नहीं कर लो, गाके का चीज करेंगे, नहीं 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 मैं तो महीने बाद बेचूंगा, महीने बाद आना, गाके का चीजें चाहिए, नहीं नहीं ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन तो महीने बाद करेंगे हम, आप निकल जाओ यहाँ से, महीने बाद आना, हो गया बिजनेस मेरा, फिर हो गया तो सेल क्या होगी जी, रोज होगी, परचेजेस भी क्या हो रही होंगी, रोज हो रही होंगी, कि नहीं हो रही होंगी, बहुत सारी ऐसे बिजनेस जो रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं जी। सब्जी वाले को देख लो, रोज सुबह जाता है सब्जियां लेकर आता है, रोज बेचता है। चिकन वाला क्या करता है जी, रोज परचेज करके रोज सेल करता है जी, रोज करते ना, कि महीने बाद चिकन लेके आएगा, महीने बाद बेचेगा। मुर्गियां पड़ी है, मुर्गियां कह रही मुझे हजीबा करो, कहेगा नहीं महीने का इंतजार करेंगे, तुमने भी तो अपना जिंदा रहना है। मुर्गियां कहेंगी वी आर डाइंग नाउ, कहेगा नहीं प्लीज जिंदा रहना है, क्या ख्याल है। वो तो जो मुर्गियां होती है वो बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह हफ्ता निकालेंगी फिर, ठीक है जी। अब उनका तंदूर में जाने का वक्त हुआ जाता है, तो उनको जल्दी हलाल करना पड़ेगा, क्या ख्याल है, ठीक है जी। वो तो मुर्गियां तो जिम में भी नहीं आती, वो बैठी रहती वहीं पे बस, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन क्या होंगी बच्चों, जो डेली ट्रांजैक्शन होगी। तो डेली ट्रांजैक्शन क्या होगी जी, बिजनेस को चलाने के लिए जो नॉर्मली सेल एंड परचेज, ये डेली ट्रांजैक्शन। तो सेल एंड परचेज आ गया जी एग्जाम्पल में, और पेमेंट ऑफ मंथली रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल
और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने कहा सेल एंड परचेज है जी। सेल एंड परचेज डेली हो रही होती है जी, डेली हो रही होती है जी। हफ्ते बाद भी हो जाए तो ऑनगोइंग होगा, महीने बाद भी हो जाए तो ऑनगोइंग होगा जी। सेल एंड परचेज जी जनाब। फिर हमारे पास कौन आ गया जी? कैपिटल ट्रांजैक्शन। बच्चों कौन सी ट्रांजैक्शन जी? कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती है? ठीक है जी, चलो चल जाओ। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। अच्छा जी, जी बच्चों कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिक्स एसेट। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिक्स एसेट। कैपिटल ट्रांजैक्शंस related to fixed assets and long term finance। कैपिटल ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट से रिलेटेड होती हैं जी और लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जबकि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होती हैं जी? जी बोले बोले। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जी डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कहते हैं। मुश्किल बात? आप बताएं इस रेवेन्यू में और ऑनगोइंग में क्या फर्क है जी? कोई फर्क नहीं है जी, सेम है, दोनों सेम। रेवेन्यू ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑनगोइंग है, ये दोनों एक हैं। दो नाम क्यों रखे हैं? जैसे आपके घर वालों ने आपका एक नाम रखा होगा, आपके दोस्तों ने एक नाम रखा होगा, ठीक है जी, और कॉलेज में एक नाम, किताबों में एक नाम अलग चल रहा होगा, किताबों वाला नाम और आप मैच ही नहीं करते जी। एक ही नाम है घर में। आपका नाम क्या है? शुएब। घर में क्या कहते हैं? दोस्त क्या कहते हैं? ठीक है, मर्जी तेरी। मतलब तू घर का कोई चांद ही नहीं है, मतलब तू मेरा प्यारा ही नहीं है, मतलब तू मेरा सोना ही नहीं है, तू शुएब ही है, तो इतना रूखा बच्चा है। अम्मा अम्मा कहती है ना, अम्मा कहती है ना, मेरा चांद, मेरा लाडला, मेरा प्यारा, मेरा काका। हाँ तू शुएब ही है, मर्जी मेरी तेरी। ठीक है जी, क्या ख्याल है? ऐसा नहीं आ रही? जैसे दोस्त, ओए शेबी इधर आ, दोस्तों ने शेबी चल रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ओरिजिनल नाम पता ही नहीं होता, वो निक नेम से चल रहे होते हैं पूरे माशरे में, स्पेशली खानदान में, ठीक है जी, क्लियर? तो दोनों सेम ही है। आपके इतराज है कि रेवेन्यू में और ऑनगोइंग में इतराज है तो कर लें, कोई मसला नहीं। इतराज, आपके इतराज से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर इतराज है तो कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा नहीं तो अगर इतराज है तो फिर ऐसा करें, नहीं अगर एतराज़ है तो कोई मसला नहीं है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, ठीक है, उसके बाद CFA बन जाएं, फिर IFAC के इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेडरेशन के मेंबर बन जाएं, और फिर वहाँ पे अमेंडमेंट करें, फिर कहेंगे यार मैं तब से मेरा मोटिव था मैं यहाँ पे आके ना ये से बदलूंगा आके। सही जी, तो वहाँ जाएंगे, उसके कमेटी के मेंबर बनेंगे इंशाल्लाह, फिर स्टैंडर्ड में थोड़ी सी अमेंडमेंट लेकर आएंगे, फिर मैं यार ये मुनासिब नहीं है, स्टूडेंट लाइफ से मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, आज मैं खुद इंशाल्लाह इसको खुद चेंज करूंगा, तो कह दीजिएगा, आप चेंज कर देंगे, फिर इंशाल्लाह जो आप कहेंगे फिर बाकी सारे वही मानेंगे फिर, ठीक है जी, क्लियर है? तो अब फिर हम मान लेते हैं फिर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर जी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी। कैपिटल ट्रांजैक्शन का पता चल गया जी,
फिक्स से रिलेटेड और लॉन्ग टर्म होती हैं, और रेवेन्यू ये, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी। सबसे पहले बात करते हैं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जी मनी स्पेंड ऑन फिक्स एसेट, मनी स्पेंड ऑन, ठहरे मैं लिखवाता हूँ, ठहरे आप ना लिखें, पहले मैं लिख लूँ फिर आप लिख लीजिएगा। पैसे खर्चना ऑन, पैसे खर्चना ऑन नंबर 1 एक्वायरिंग फिक्स एसेट। एक्वायरिंग का मतलब पता चलता है क्या जी? बाइंग फिक्स एसेट। बाइंग फिक्स एसेट लिख दो जी, क्योंकि बाइंग और एक्वायरिंग में डिफरेंस होगा ना। बाइंग में, एक्वायरिंग में, परचेज में तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, नहीं सेम होती हैं। अच्छा सिनोनिम्स हैं तीनों, ठीक है जी। तो फिर मैं क्या लिखूं इसमें से जो आपको समझ लग जाए? एक्वायरिंग, ओके। मैंने कहा हो सकता है सर ये एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है और बाइंग का मतलब क्या होता है, मैं क्या कंफर्म कर लूं पहले। एक्वायरिंग जी, ओए किधर गया ये? बाइंग फिक्स एसेट लिख रहे हैं भाई, बाइंग फिक्स एसेट, कल को एक्वायरिंग हो सकता है दिमाग से निकल जाए, बाइंग तो रहती है दिमाग में। बाइंग फिक्स एसेट जी, बच्चों फिक्स एसेट का पता कौन है? जान पहचान है ना। बाइंग फिक्स एसेट हो गया, और इंप्रूविंग फिक्स एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? पैसे खर्च करेंगे फिक्स एसेट को बाय करने में या तो फिक्स एसेट को इंप्रूव करने में। फिक्स एसेट इंप्रूव कैसे होगा जी? फिक्स एसेट इंप्रूव कैसे होगा? फिक्स एसेट के इंप्रूव को हम कंसीडर करेंगे जब दो चीजें होंगी। क्या होंगी? जब दो चीजें होंगी, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी जी, इंक्रीज यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ज्यादा हो जाए तो इसको हम इंप्रूव समझेंगे, या उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, या उसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी वो इंप्रूव हो जाए। मेरी बात समझ लगती है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मैंने मशीन खरीदी, कौन सा खर्चा हुआ? बिल्डिंग, कौन सा खर्चा? प्लांट, वैन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, जो हमारी मशीन थी उसकी मोटर हमने बदल दी, उसकी अपनी मोटर बदल दी। क्या मोटर बदलने से उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी? मशीन की जिंदगी बढ़ जाएगी। तो मोटर रिपेयर करने से उसकी जिंदगी नहीं बढ़ती है, उसकी जिंदगी नहीं बढ़ती है, उसकी जिंदगी नहीं बढ़ती है, ठीक है जी। मोटर रिपेयर करने से उसकी जिंदगी जी नहीं बढ़, उसकी जिंदगी जी नहीं बढ़ती है जी, ठीक है जी। मोटर रिपेयर करने से उसकी बढ़ जाती है। चलें अभी 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 बात कर लेते हैं, एक मशीन है जिसकी जिंदगी 5 साल है, एक मशीन है उसकी जिंदगी 5 साल है, वो खराब हो गई, सारी नहीं खराब हो गई, सारी रिपेयर थोड़ी होगी। रिपेयर का मतलब ये है कि कुछ पोर्शन डैमेज होगा वो रिपेयर होगा। सारी मोटर जल गई और मैं बैठ के रिपेयर कर रहा हूँ, और भाई नहीं लेकर अब, सही है जी, तार जल गई वो रिपेयर हो जाएगी, ठीक है जी। कोई पूजा डैमेज हो गया वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मोटर की जिंदगी 5 साल थी, मोटर हमारी होगी जी खराब, हमने उसको रिपेयर कर ली, वो सही होगी, क्या वो 5 साल से 6 साल पे चल जाएगी? 5 साल ही रहेगी, वो तो बीच में खराब हो गई। अगर वो खराब ना होती तो 5 साल बाद फौत थी वो,
वो खराब हो गई, तुमने रिपेयर किया, वो 6 साल भी चली जाएगी, 5 साल ही रहेगी, ठीक है। लेकिन मान लें मशीन के अंदर मोटर लगी हुई है, वो मोटर लगी हुई है, वो मोटर 3 साल बाद खराब हो गई, हमने मोटर रिपेयर नहीं करवाई, हमने मोटर ही बदल दी। अब वो जो नई मोटर आएगी वो अपनी जिंदगी नई साथ लेकर आएगी, अब टोटल जिंदगी बढ़ जाएगी, समझ आई? अब बता, रिपेयर से जिंदगी बढ़ जाएगी? बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब कह देना बढ़ जाएगी, अगली बार आएगी दोबारा बुला लेगा आपको, ठीक है जी, ठीक है, मैंने कोई इतराज नहीं है। रिपेयर से जिंदगी बढ़ती नहीं है। हाँ, अगर कोई पुर्जा चेंज हो जाए, अगर कोई पुर्जा चेंज हो जाए तो बच्चों वो क्या होगा जी, वो उससे लाइफ बढ़ेगी, उससे एफिशिएंसी बढ़। अच्छा, रिपेयरिंग से एफिशिएंसी बढ़ जाती है जी? नहीं। मान लो अगर वो खराब ही ना होती तो सेम एफिशिएंसी चल रही थी, रिपेयर होने से उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी, वो तो जो चीज खराब हुई वो सही हुई है। मान लो इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसा कि गाड़ी के ब्रेक्स, गाड़ी के ब्रेक्स खराब हो गए। जब गाड़ी के ब्रेक्स खराब हो गए, मान लो खराब ही ना होते तो गाड़ी चलती जा रही थी। जब गाड़ी के ब्रेक्स खराब हो गए हैं, हमने ब्रेक्स को रिपेयर करवाया, अगर वो खराब ना होते, वो खराब कैसे, वो चल चल कर हुए, ठीक है। तो जो गाड़ी के हमने ब्रेक्स चेंज किए, क्या इसने गाड़ी की लाइफ बढ़ा दी होगी? मुझे लगता है वो गाड़ी इंशाल्लाह अगले 10 साल से चलेगी, ब्रेकें चेंज होगी, आप तो लुट मच जाएगी अब तो, हाँ, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी गाड़ी का। अब भाई है ना मेरे पास ब्रेकें, अब इंशाल्लाह 120 इंच में बात ही नहीं करनी है, अब इंशाल्लाह 120 पे जाकर टक करके ब्रेक लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ब्रेकें चेंज होने से जिंदगी बढ़ गई होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी? नहीं बढ़ी होगी। एफिशिएंसी और यूजफुल लाइफ से उसके इंजन का ताल्लुक है। जो मैं तो यहाँ पे जो मैंने ब्रेक्स चेंज करवाई हैं, ये क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस और नो? यस और नो? गाड़ी मेरी जंग आलूदा हो गई, गाड़ी मेरी जंग आलूदा हो गई, मैंने पूरी गाड़ी को पेंट कर दिया, अब उसकी बॉडी की लाइफ बढ़ जाएगी। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ठीक है जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? फिक्स एसेट को खरीदना, फिक्स एसेट को इंप्रूव कर देना जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, 5 साल लाइफ है, 7 साल पे चले जाए, ठीक है। या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कैसे हो जाए जी? कैपेसिटी इंक्रीज कैसे हो जाए जी? मान लो हमारे पे एक बिल्डिंग है, बच्चे ज्यादा हो गए, क्लासरूम कम थी, तो कॉलेज वालों ने क्या किया, एक और उनके पास साथ वो लॉन था, वहां पे एक कमरा और बना लिया। जब कमरा और बना लिया तो क्या बन गया? कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि अब इससे बिजनेस आ रहा है, ठीक है जी, इससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता रहेगा। क्लियर? हाँ, नया बिल्डिंग तो फिर इसमें आ जाएगा ना, बैंक फिक्स एसेट में नया बिल्डिंग आ जाएगा ना। और अगर उसी बिल्डिंग की एक्सपेंशन की है तो वो इसमें आ जाएगा, कैपेसिटी में आ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ गई तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिक्स एसेट के ऊपर जो मर्जी खर्चा करो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अलावा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसके ऊपर आएगा जी? क्योंकि रिपेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी है? मशीन चलाने, मशीन चला क्यों रहे हैं? ताकि हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके, बेच सके। जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ज्यादा रिपेयर। जैसे कि अक्सर आप लोगों को पता होगा, लड़कों को तो खैर पता होगा, लड़कियों को शायद ना पता हो, कि 22 की हर 1000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज होना पड़ता है, ठीक है, ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, ऑयल चेंज करवाना पड़ता है। सेम गाड़ी के साथ भी ये सलूक होता है जी। अब ये क्या है, जितनी गाड़ी चलेगी, जितना ऑपरेशन होगा, जितनी मशीन चलेगी, उतनी उसकी रिपेयरिंग कराई जाएगी। मशीन ही नहीं चलेगी, रिपेयरिंग ही नहीं आएगी। तो बताओ फिर रिपेयरिंग का ताल्लुक किससे होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर से या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना। बात समझ आ गई जी? शुक्र अल्लाह का जी, बात समझ आ गई हमें। तो ऊपर वाले, तेरी ऊपर वाली मंजिल के ऊपर कुछ छत है, खुले आसमान के ऊपर बात आती है, ऊपर ऊपर निकल जाती है ऊपर। तो तू करना, बैलेंस करना कोई थोड़ा सा, ठीक है। तू कोई पाइपलाइन के अरेंज करके कंसेप्ट उधर से निकले, ऊपर वाली मंजिल पे डायरेक्ट पहुंच जाए, ठीक है जी। कोई गार्ड शर्ट बिठा, कोई कंसेप्ट को आके मजबूती से थाम ले, अब तुझे नहीं जाने देंगे, ठीक है, ठीक है। कोई बादाम शादाम, कोई दूध, बादाम से ज़हन तेज होता है जी, दूध पीने दिमाग से, मेरे ख्याल से पढ़ने से होता है, हाँ पढ़ने से होता है मेरे ख्याल। बादामों के कसूर ना निकालें, मुझे तो ये लगता है सर, वो मैं ना असल में ना बादाम नहीं खाते, इस वजह से मेरा ज़हन काम नहीं करता। मेरा ख्याल है तू पढ़ेगा तो ज़हन काम कर लेगा, ठीक है जी। मैं बादाम खाई जाऊँ तो क्या मुझे कंसेप्ट आ जाएगा बादाम खाने से?
पढ़ने से आएंगे इंशाल्लाह, पढ़ने से आएंगे। बादाम के बगैर भी पढ़ लें तो इंशाल्लाह कंसेप्ट आ जाएगा। तो बादाम की जरूरत नहीं है। दूध मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं मिला तो कंसेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं। दूध का दूध पीऊंगा तो कंसेप्ट जिंदा होगा, वरना कंसेप्ट फोत हो जाएगा। तो कोई ताल्लुक मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी। हाँ, जंगलात में भी तो लोग रहते ही होंगे ना, पहाड़ों में भी लोग रहते ही होंगे। ठीक है जी। तो डाइट अगर अल्लाह मिल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है जी। ठीक है। लेकिन पढ़ाई के लिए सबसे मेन चीज क्या है जी? पढ़ना। पढ़ाई के लिए मेन चीज क्या है जी? पढ़ना। पढ़ाई तब होगी जब पढ़ेंगे। ठीक है जी, वैसे में लगेगी। अच्छा जी। और पढ़ने का टाइम सही वक्त क्या होता है? जब आपका दिमाग फ्रेश हो। ठीक है। इसलिए जब आप कॉलेज से घर जाते हैं थोड़ा सा आराम किया करें, अपने दिमाग को थोड़ा सा सुकून दिया करें। ठीक है जी। सुकून देने के, ज्यादा सुकून नहीं देना ना मेरे भाई दिमाग के। हाँ, बहुत सुकून मिल रहा है, मैं ऐसा सुकून 1 घंटे तक और चाहता हूँ। ठीक है जी। हाँ बस ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह हमारा माइंड भी एक मशीन है ना, जिस तरह मशीन चल चल के एग्जॉस्ट हो जाती है, इस तरह दिमाग चल चल के भी एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो दोबारा वो अपने ठिकाने पे आ जाएगा। फिर उससे पढ़ेंगे तो फिर अच्छा पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। दिमाग से पेरेंट मेंटेनेंस होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, होती है, बिल्कुल होती है। हम आगे भी चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा जी? डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस। डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस। डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल चाहेंगे जी? परचेजेस जी, परचेजेस जी, सैलरी और वेजेस, और रेंट और यूटिलिटी लिख देता हूं। रेंट हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है नी, बस 2-3 लिखते हैं बरकत के तौर पर। यूटिलिटी क्या होता है? बिजली के बिल, पानी के बिल, टेलीफोन के बिल को यूटिलिटी बिल कहते हैं जी। सैलरी और वेजेस में फर्क भी बता देता हूँ, बता दूं जी? सैलरीज क्या होती हैं जी? और वेजेस क्या होती हैं जी? ठीक है जी। ठीक है जी। यूटिलिटीज जी, पानी, बिजली, टेलीफोन के बिल को यूटिलिटीज कहते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, और एक और चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप यूटिलिटीज गूगल पे लिखेंगे ना, या चैट जीपीटी पे लिखेंगे, या कहीं पे लिखेंगे यूटिलिटीज, तो उसका मतलब नेट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अगर गूगल में यूटिलिटी, व्हाट डज यूटिलिटी मीन, तो गूगल पे इसका आंसर नहीं है अवेलेबल, ना लाइको अवेलेबल है। मेरे से जो पूछे यूटिलिटी क्या है, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, खुद सर्च कर लो यूटिलिटी क्या है। क्योंकि आपने तो नेट में देखा होगा ना यूटिलिटी का मतलब क्या है, आपको नेट में मिला है कि आपने कहा चलो उस्ताद से पूछते हैं। आप पहाड़ों में रहते ना, सिग्नल नहीं आते होंगे। ये वो चीजें हैं जिसमें मेरी जरूरत नहीं है। आपको लगा यूटिलिटी का मतलब नहीं आता? सर मोबाइल है तेरे पास? मोबाइल है? दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे। मोबाइल है? दे 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 दे, दे ना मुझे, दे ना। मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा। ओ, ये मोबाइल का नाम स्पार्क है। अच्छा, मुझे नहीं पता कौन सा है। तो इसमें ये तो तेरे पास तो टच मोबाइल है, तो अमीर बंदा है यार ये तो इसमें फिर गूगल भी होगा मुझे लगता है, क्योंकि कीपैड तो नहीं है, कीपैड में गूगल नहीं होता ना। तो गूगल को इस्तेमाल कर लिया कर, चल कैच कर। अच्छा, मान लो अगर आपको किसी, आप सेंटेंस पढ़ रहे हो और आपको किसी का मतलब नहीं आता, बच्चों टीचर आपके मौजूद है आपके पास, पूछो, गूगल से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो। इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो, वरना
आप लोग हमेशा चीजों को जानने में मोहताज रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें किताबों से अच्छे मिलते ही नहीं है, फिर हम सर्च कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर आपको फिर आसानी से बता देते हैं, फिर आप हैप्पी उसको समझ जाते हो। ये सारा काम आप खुद भी कर सकते हो, सारा काम आप खुद भी कर सकते हो। जितना मैं करवा देता हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो खुद भी रिसर्च बेस करो। इससे आपको ना रिसर्च करना आएगी, चीज़ें कहाँ से मिलती हैं ये आपको पता चल जाएगा। सही जी, अच्छा जी, चलें जी आगे जी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, बच्चों छोटा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक था, इतना टाइम मुझे लग रहा है यार जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डन जी, ठीक है जी। फिर एक कंसेप्ट आता है जी कैपिटल, अच्छा कैपिटल ट्रांजैक्शन आ गया जी। हमने क्या पढ़ा, कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन में दो कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती हैं, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है और एक कैपिटल रिसीट आता है, जो मैं अभी लिखने लगा हूं। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में कौन आता है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट आती है। ये दोनों क्या होती हैं, बड़े आसान जी, बड़े आसान। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता चल गया क्या होता है। अब यहां से लिखेंगे कैपिटल रिसीट क्या होती है जी। आप अपने दिमागों को इस्तेमाल करके मुझे गलत आंसर बताएंगे जी कैपिटल रिसीट का, कि सही गलत बता दें, कोई मसला नहीं है। सही की एक्सपेक्टेशन करूंगा, फिर गलत जवाब देंगे, मुझे दुख होगा। तो मैं एक्सपेक्टेशन ही अगर गलत रखूंगा तो क्या पता सही बता दें, छा जाएंगे आप फिर जी। कैपिटल रिसीट आपके लिहाज से क्या हो सकता है जी, नहीं खुद से सोच लो, अब तो मैंने कंसेप्ट बता दिया ना। अब जी, व्हाट डज कैपिटल रिसीट मीन जी, चलो जी थोड़े पढ़े लिखे वर्ड यूज कर लेते हैं, फिर आपको एक बात समझ आ जाएगी। कैपिटल रिसीट का मतलब यह है कि पैसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, पैसे खर्च करना। तो फिर कैपिटल रिसीट का मतलब क्या, पैसे आ रहे होंगे ना, तो मनी रिसीव्ड, वहां पे मनी स्पेंड था, वहां पे मनी स्पेंड था, ठीक है। और यहाँ पे क्या जी, मनी रिसीट है। वैसे मैंने मनी स्पेंड नहीं लिखा, स्पेंट ही लिखा है, तो फर्क है दोनों में, नहीं फर्क होगा, स्पेंड स्पेंट फर्क होगा दोनों में। हाँ फर्क, स्पेंड क्या होता है जी, हाँ स्पेंड प्रेजेंट में होता है, स्पेंट जी पास्ट में होता है, दोनों का मतलब जी सेम होता है, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। साथ साथ थोड़ी इंग्लिश में पढ़ानी पड़ती है ना फिर, सारी इंप्रूविंग तो मैंने का ठेका चुका हुआ है, खुद ना कुछ करना। 12 साल तो गरक करके आयो, क्या बात जी, 13 साल गरक करने नहीं देंगे आपको इंशाल्लाह, डुबो के आपको भिगो देंगे हम, कोई गरक नहीं करने देंगे, गोते मार मार के आपको स्विमिंग सिखा देंगे, ठीक है जी। मनी रिसीव्ड, ठीक है बच्चों जी, मनी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये जरा पढ़ी लिखी डेफिनेशन है। मनी रिसीव फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये पढ़ी लिखी डेफिनेशन लिखी है जरा। कैपिटल रिसीट जो है ये नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी से आता है। मिसाल के तौर पर ऊपर वाली मंजिल को एग्जाम्पल वगैरह समझ नहीं आएगी। सेल ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था जी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, याद है आपको जी, याद है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, बाइंग फिक्स एसेट, यहां पे सेलिंग फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीदेंगे कैपिटल खर्चा, बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो दैट इज द कैपिटल रिसीट। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे जी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में लॉन्ग टर्म लोन, हमने 5 साल के लिए लोन लिया, तो 5 साल के लिए पैसा मेरे पास है, पैसा मेरे पास है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये भी मेरे क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट होगा। और अगली वाली बात का ताल्लुक हमारे सिलेबस से नहीं है, बरकत के तौर पे लिख रहा हूं, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, ये इशू ऑफ शेयर्स का पता चलता है क्या चीज है, शेयर का इशू करना पता चलता है क्या चीज है।
जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है वो शेयर इशू करती है, वो शेयर इशू करती है, लोगों शेयर खरीद लो, लोग शेयर खरीदते हैं, बदले में कंपनी के पास पैसा आ जाता है, तो ये भी क्या होगा जी, कैपिटल रिसीट होगा। पर इशू ऑफ शेयर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है, यहां तो क्या मसला। तो रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होगी, रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होगा, मनी रिसीव फ्रॉम, ये वाला मनी रिसीव फ्रॉम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन या मनी रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। तो रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होती है जी, मनी रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। जबकि कैपिटल रिसीट क्या जी, नॉन ऑपरेटिंग यानी कि नॉन बिजनेस ऑपरेशन, मनी रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। भाई बिजनेस ऑपरेशन से पैसे कैसे आएगा, आपको पता है बिजनेस परफॉर्म करके दो तरह से पैसे आते हैं, या तो सेल करके या तो अदर इनकम से। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास दो ही इनकम के सोर्स है, या तो चीजें बेच के इनकम आएगी या तो अदर इनकम से इनकम आती है, ठीक है जी। अदर इनकम का आपको पता ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, सब कुछ इसमें आ जाएगा। सो ये हमारे पास रेवेन्यू रिसीट हो गया, ये कैपिटल रिसीट हो गया, ये हमने सारा का सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन में दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। अब इसके बारे में कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं जी। कैपिटल जी बच्चे, हाँ तो भी कैपिटल रिसीव्ड होगा, तो कैपिटल रिसीट में न्यू कैपिटल भी, अगर नया कैपिटल आ गया, ठीक है जी, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर ये तो ये भी कैपिटल रिसीट है, ठीक है जी। जी चलें जी आगे, इसमें कोई मसला जी, यहाँ से पिक्चर ली जाएगी तो ले लें, ऐसे वाली ले लें, ठहर जाए फिर इसको मैं पूरा लिख लूँ, फिर ये किताब में लिखा हुआ बस मैंने वैसे लिखा। हम किसकी बात कर रहे हैं जी, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं जी, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट की बात ही करेंगे जी, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में इनकम और एक्सपेंस की बात करेंगे, ठीक है जी। हेलो बच्चों, कैपिटल ट्रांजैक्शन में कैपिटल रिलेटेड बातें करेंगे जी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड बातें करेंगे जी, ठीक है जी। तस्वीर लेना चाहे तो ले लें हम, ये अच्छा लिख लिया करें यार, इतनी देर में मैंने भी तो लिखा ही है ना, मेरे साथ साथ लिखते रहा करें यार, फिर तस्वीरों के अलग अलग मुझे वेट करना पड़ता है। तो जैसे मुझे कलर स्कीम चाहिए है, जबरदस्त किस्म का रंग बिरंगा लिखा हुआ है सर, कढ़ाई भी कर दूं, थोड़े फूल बूटी बना दूं, थोड़े से अच्छा लगेगा, बना देते हैं। आपको पता है ड्राइंग श्राइंग तो कर ही लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है जी। क्या कह रहा है दरख्त के अलावा तो पता हमें कुछ बनाना आता नहीं है, ठीक है जी। चारी शायरी भी बना देते हैं हम जी, ठीक है। हैप्पी चलो ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी, बुक पे आ जाए जी। क्या क्या पढ़ लिया हमने, कैपिटल ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी पढ़ लिया, और कैपिटल रिसीट क्या है ये पढ़ लिया हमने, ठीक है जी। समझ लिखती मेरी बात, अच्छा जी ठीक है। इसकी एग्जांपल कर लेंगे आप लोग खुद से, एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो यहां से अपने आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये हो सकती है जी, मुश्किल बात तो नहीं है, ये कर लेंगे ना खुद से। अगर ये भी मैं कराऊंगा तो आप सोच कम पाएंगे, तो ये आपने होमवर्क में करना है एग्जाम्पल, ठीक है जी। इससे अगली एग्जाम्पल भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, अगर आपको लगेगा सर आपकी जरूरत हमें पड़ गई है तो बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल और रेवेन्यू, तो कैपिटल और रेवेन्यू में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल रिसीट भी हो सकता है जी, और रेवेन्यू में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है। पहचान लेंगे जी, और जिसको पहचानने में प्रॉब्लम आई तो इंशाल्लाह ताला वो मुझसे पूछ लीजिएगा, देन इंशाल्लाह आई विल टेल, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास,
नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन किन के लिए अहम है, कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। नंबर 1, इन्वेस्टर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि एसेट कितना, कैपिटल, लायबिलिटीज कितनी है। लेंडर कौन होता है? अगर जिसने बिजनेस को कोई उधार लोन देना है तो पहले देखेगा कि बिजनेस ऑलरेडी तो नहीं लोन लिए हुए और इसके पास इतने एसेट हैं कि मेरा लोन टाइम पे और मुझे इंटरेस्ट पे कर सके। सप्लायर क्या होता है? सप्लायर क्या होता है? जिसने बिजनेस को चीजें सप्लाई करनी होती है, उधार पे परचेजेस देनी होती है, उधार पे चीजें सप्लाई करनी है, वो क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखता है? वो देखता है कि आप बिजनेस जो उधार पे मुझसे चीजें लेके जा रहा है, क्या ये टाइमली मुझे पेमेंट कर पाएगा? गवर्नमेंट क्या होता है? बिजनेस को रेगुलेट करना है, टैक्सेशन पॉलिसीज लगानी है कंपनीज की प्रॉफिट्स को देखकर। ठीक है, उसको लग रहा है कंपनी पैसा छाप रही है, बहुत ज्यादा छाप रही है, मुझे हिस्सा कम मिल रहा है तो टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक है जी। पब्लिक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए होती है? क्योंकि अगर एक बिजनेस आता है वो पब्लिक के लिए उम्मीदें लेकर आता है। ठीक है, उस बिजनेस से क्या होगा? पूरी एक कम्युनिटी डेवलप होगी। एक बड़ी फैक्ट्री लग गई, एक मल्टीनेशनल कंपनी लग गई, उसको एम्प्लॉय कौन से चाहिए होंगे? कम्युनिटी से चाहिए होंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी के लिए कोई क्या करेगी? फ्लैट्स बनवा देगी जहां पर दूर दराज से एम्प्लॉय लोग रहेंगे, वहां पर फिर हॉस्पिटल बन जाएगा, कोई उनके बच्चों का स्कूल भी बन जाएगा, कोई यूटिलिटी स्टोर, तो एक पूरी कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो पब्लिक को फायदा होता है जी कंपनीज के बिजनेस के आने से। एम्प्लॉय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या गर्ज है जी? एम्प्लॉय देखेंगे यार मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ कितनी तगड़ी है, तो उस लिहाज से मुझे वेजेस मिलेंगे, उस लिहाज से मुझे बोनसेस मिलेंगे, उस लिहाज से मुझे परक्विजिट्स मिलेंगे, उतने लिहाज से मेरी बेनिफिट होगी, उतनी मुझे प्रमोशन हो पाएगी। तो एम्प्लॉयज के लिए जरूरी होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना। पर हम पाकिस्तान में जी नौकरी को देखना होता है जी। नौकरी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी पता नहीं कैसी है, हम इसकी परवाह करते नहीं है, हम क्या जॉब मिल जाए अल्लाह का शुक्र है, यही बड़ी बात है। ठीक है जी। लेकिन आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे फिर आप एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, फिर आप एरी कंपनी में तो नहीं जाएंगे ना, फिर कंपनी के स्टेटस को देखे जाएंगे। यार मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है तो उसके इतने एसेट्स हैं, ठीक है, इतना उसके पास पैसा बढ़ा हुआ है, तो अब उस हिसाब से पैसे मांगेंगे, क्योंकि हम पहले पता कर चुके हैं कि भाई तुम्हारे पास तो पैसा बढ़ा ज्यादा, तुम तो हमें पे कर सकते हो, चला के ना हम। कस्टमर जी, कस्टमर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या गर्ज है? क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहिए, कंपैटिटिव प्राइस चाहिए। कस्टमर चाहता है कि बिजनेस अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना के बेचे और कम प्राइस पे बेचे। मैनेजर जी, मैनेजर्स क्या होते हैं? उन्होंने पूरे बिजनेस को मैनेज करना होता है। बिजनेस का डिसिप्लिन क्या है, डेकोरम क्या है, मैनेजर को बोनस और मैनेजर की प्रमोशन कैसे होगी, तो ऑब्वियसली मैनेजर इन सारी चीजों को देखकर बिजनेस में छलांग लगाता है। समझ लगती है जी? अच्छा जी, एग्जाम टिप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम टिप आईकैप के एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला पेटी कैश से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक सारा पढ़ के, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।